आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे a b c क्या है? a b एंड c ये है एक कोफिशिएंट्स आर, दीज आर द कोफिशिएंट्स, ठीक है। और जो a है एंड a शुड नेवर बी इक्वल टू 0। अगर जब वो 0 हो जाए, इफ a जो है वो बराबर हो जाए 0 के, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? द इक्वेशन विल बिकम लीनियर, ठीक है। तो पहले क्या बोला मैंने कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली जहां पे हमें पता क्या है? ए बी एंड सी दीज आर द कोफिशिएंट। यहाँ पे लिखा है ना दीज आर द कोफिशिएंट। फिर मैंने बोला कि ए शुड नेवर बी इक्वल टू 0। अगर जब वो 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है? इट बिकेम लीनियर। जो इक्वेशन है वो लीनियर हो जाएगी, यानी 1 डिग्री की हो जाएगी। ये 1 डिग्री की हो जाएगी। अभी ये जो हमने इक्वेशन ली है, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, इसकी डिग्री क्या है? दैट इज सेकंड डिग्री। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये सेकंड डिग्री है? तो मैं इसमें वेरिएबल्स देखता हूँ। तो वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। क्या है वेरिएबल? एक्स यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। हियर एक्स इज वेरिएबल। और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर इज 2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये जो इक्वेशन है ये क्या है? सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल इक्वेशन। इतनी बात क्लियर होगी? पॉलीनोमियल इक्वेशन जहां पे अगर मैं बेसिक से बताऊं, तो बेसिक अगर मैं जीरो से बताऊं आपको, तो कई बच्चों को शायद पॉलीनोमियल का मतलब ही नहीं पता होता है। ऐसे तो पता ही होता है, पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉलीनोमियल बेसिकली क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है। इट्स एन इजी एक्सप्रेशन जो कि कंसिस्ट क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल। जैसे कि वेरिएबल अभी मैंने क्या बताया, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, और भी हो सकता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, या फिर जेड हो गई। दीज आर द वेरिएबल। सेकंड, उसके कुछ कॉफिशिएंट्स रहेंगे, जैसे कि नंबर क्या हो गए? 1 2 3। तो ये क्या हो गया? हमारे एक्सप्रेशन हो गए। और कंसिस्ट क्या करती है? कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का कंसिस्ट करती है। उसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सो और एक्सपोनेंट्स, दीज आर द एक्सपोनेंट्स भी हो सकता है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली यही है कि एक तरह का एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट्स को, और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन जो हमारे यहाँ पे होते हैं उनके ऑपरेशंस को, और मल्टीपल और मल्टीप्लिकेशंस भी हो सकता है, ठीक है। सिंपली और एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। सो पॉलिनोमियल्स का यही मतलब होता है, इससे ज्यादा कोई ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जो हमें फायदा होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ना, हमने ये क्यों लिखा? व्हाई वी आर राइटिंग द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल? इसका फायदा क्या है हमारे को लिखने का? मतलब बेसिकली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मुझे डिग्री पता नहीं है तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? पहली बात, सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन हो जाती है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये सेकंड डिग्री है। इन द केस अगर जो ए बराबर हो जाए 0 के, तो वो 1 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर जो मैं बोलूँ 1 डिग्री है, तो फिर इसका फायदा भी क्या हुआ? या फिर सेकंड डिग्री है तो इसका भी फायदा क्या हुआ? जरूरी ये है कि जब हम बात करते हैं ना फर्स्ट डिग्री की, तो हमें ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ रूट्स, जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं ना, किसी भी कोई भी जो पॉलिनोमियल, कोई भी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल है ना, तो वो हमारे को बताता है कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स को दर्शाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। जैसे कि मैंने बात की अगर जो 2 सेकंड डिग्री की, तो सेकंड डिग्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? दैट विल बी 2 रूट्स बोलूं, या फिर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। रूट्स का मतलब ही क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, यानी एक्स की अगर जो मुझे वैल्यूज बतानी है तो वो कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है। सेकंड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बात करूं कि इसका फायदा दूसरा क्या है, तो वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि जैसे डिग्री जो है ना इफेक्ट करती है शेप ऑफ द ग्राफ्स, ठीक है, शेप ऑफ द ग्राफ्स। तो आई कैन राइट फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑफ डिग्री 2। तो हमें क्या पता है? जो डिग्री ऑफ 2 है, अच्छा नहीं पता होगा तो समझ लो कि डिग्री ऑफ 2 होती है ना, तो वो उसकी जो शेप होती है दैट इज द पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक शेप, ठीक है। वाइल अगर जब हम बात करें क्यूबिक की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्यूबिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री क्या होती है? दैट इज 3। जब हमने क्वाड बोला तो हमारे को क्या पता चल गया कि सेकंड डिग्री है। व्हेन वी आर गोइंग टू द क्यूबिक तो थर्ड होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसकी शेप क्या होती है? एस शेप्ड कर्व होती है, एस शेप्ड कर्व होती है, राइट। जैसे इसकी है पैराबोलिक, तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी अपवर्ड में। अगर जो ए क्या है ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड डायरेक्शन को ओपन होगी, या फिर ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को ओपन होगी। तीसरा, एस शेप्ड कर्व क्या होती है? एक इन्फ्लेक्शन होता है, ऐसे होती है कुछ। ये क्या हो जाएगा हमारा? इट विल बी इनफ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, इट्स एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द डिग्री 3। तो हमने बोला कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या बताया कि एबीसी इज द कोएफिशिएंट, जहां पे वैल्यू जो है वो लीनियर तब होगी अगर ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और हमने बोला कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डिग्री, ठीक है। डिग्री इंपॉर्टेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, यानी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कितनी आएगी।
2 आएगी कि कितनी आएगी, राइट। और हमने फिर बात की कि इसमें एक और फायदा भी है, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें पता चल जाता है कि जब हम डिग्री 2 की बात कर रहे हैं तो वो पैराबोलिक शेप का होगा, और डिग्री 3 की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एस शेप करके, ठीक। नेक्स्ट इज कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स ना, तो रूट्स बेसिकली है क्या, किसी भी इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, अभी मैंने बताया आपको वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो इस एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, और इस वैल्यू को अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज नोन एज द रूट्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकेंड, रूट्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, रूट्स आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, विद एक्स एक्सिस। बेसिकली अगर जो मैं बोलूं तो रूट्स आर दोज पर्टिकुलर वैल्यू फॉर विच, जहां पे y की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 कहां पे होगी, देखने वाली बात है। ये क्या है, x एक्सिस है, और ये ऊपर क्या है हमारा y एक्सिस, और ये क्या है ओरिजिन। अब सोच के बताओ कि y की वैल्यू 0 कहां पे होगी, कहां कहां पे होगी y की वैल्यू, ओनली एट द पॉइंट ऑफ x एक्सिस। जो x एक्सिस है इसकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहीं पे y की वैल्यू 0 होगी, है कि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है। यानी अगर जो मैं बात करूं कि y जो है वो 0 है, यानी मैं बोल सकता हूं कि रूट्स आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर होगी कि भाई सबसे पहले तो वेरिएबल है, और वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करो, और फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बोलते हैं उनको, वी आर कॉलिंग एट अ रूट। दूसरा, रूट्स क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, जिनकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है फॉर द y इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ने से पहले हम रूट्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं कि रूट कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो रूट है दैट इज द रियल रूट, ठीक है, जो कि रियल नंबर से बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि x 2 या 3, तो ये क्या होंगे, हमारे रियल रूट्स होंगे। सेकंड, कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स, दोज रूट जो इन्वॉल्व करता है, दोज रूट्स जो इन्वॉल्व करे, इन्वॉल्व इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रूट। जैसे कि अगर जो मैं लिखूं कि x इज इक्वल टू 2 + 3i, तो यहाँ पे i है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ इमेजिनरी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रूट्स। थर्ड जो आ गया हमारा दैट इज द रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट्स, ठीक है, जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो, जैसे कि दोज रूट्स दैट अकर मोर देन वंस, ठीक है, दैट इज नोन एज अ रिपीटेड रूट। और फिर डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, आई कैन से फॉर द डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स जो कि क्या है, सिर्फ एक बार रिपीट होंगे। सो आई कैन से कि दोज या फिर दीज आर, ऐसे लिख सकते हैं कि दीज आर रूट्स जो सिर्फ दैट अकर ओनली वंस। अब रूट से ही रिलेटेड, अलजेब्रा में रूट से ही रिलेटेड अगर जो मैं बात करूं, तो सेकंड जो मैं बात करना चाहूंगा दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट, और द नंबर ऑफ अ रूट, नंबर ऑफ अ रूट, जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो जनरल इक्वेशन है या जनरल फॉर्म है, मैं इस तरह से दिखाता हूं, डी इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर -4ac, राइट। आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। तो दिस इज बिंग नोन एज अ डिस्क्रिमिनेंट, जो हमें बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है या फिर नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे। तो हमारे पास तीन ऐसी चीजें जो कि हम लिख सकते हैं, यानी हम डिस्क्रिमिनेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी रूट्स, या फिर मैं बोलूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी बताया मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन द केस व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, सो उस केस में क्या होंगे, देयर विल बी टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि अगर जो मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x + 6, ठीक है। अगर जो मैं इसमें इस पूरी इक्वेशन को मैं इधर डाल दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, d इज इक्वल टू, अब b क्या है यहाँ पे 5, सो आई कैन से +5, वैसे तो माइनस था पर यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया ऐसा है ना, क्योंकि स्क्वायर है, -4 × 1 इंटू क्या है 6, ठीक हो जाएगा 25, 24, एक हो जाएगा। सो ये डी से क्या है, ये 0 से क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
x-2 और x-3, ये आएगा। सो हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे 2 and 3 इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री में क्या होता है, पैराबोला, पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक शेप होती है। ठीक है, पैराबोलिक शेप होती है, जहां पे मैंने क्या बोला था कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो अपसाइड को ओपन होगा। सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस कि 2 and 3 देयर विल बी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 and 3 फॉर द d is when the d is greater than 0। अदर जो केस है दैट इज फॉर द 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ऐसे बोलूं कि d जब बराबर होगा 0 के, सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको मैं वैल्यूज में डालूँ तो क्या d इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा ये 0, तो d इसके बराबर है 0 के। और इसको अगर मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि d x माइनस 2 की पावर कितनी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इसका एक ही रिपीटेड रूट्स आ रहा है, वो क्या है x की वैल्यू 2 आ रही कि नहीं। सो इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, सिर्फ यही पॉइंट है इसका x एक्सिस के साथ, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है सिर्फ 2x। ठीक है, यानी x की जो अगर मैंने वैल्यू निकाली दैट इज 2, तो इसकी वजह से क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। राइट, अब जो लास्ट वन है दैट इज फॉर द कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी व्हेन d इज लेस देन 0। व्हेन d इज लेस देन 0 में क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, या तो वो कंप्लीटली ऊपर लाया करेगा, या तो वो कंप्लीटली ऊपर लाया करेगा, या फिर नीचे लाया करेगा, या फिर इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इन द केस व्हेन d इज ग्रेटर देन d इज लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देयर विल बी नो रियल रूट, नो रियल रूट्स विल बी देयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो ये 3 केस है। इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या बोलूंगा, अगर जी इफ ये नोट पॉइंट में लिख लो आप, अगर मैं इमेजिनरी रूट्स की बात करूं तो इफ देयर इज एन इमेजिनरी रूट्स, अगर जो इमेजिनरी रूट्स है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दे विल हैपन इन कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स। अब इसका क्या मतलब है भाई कॉन्जुगेट पेयर्स का, मान लो कि जो एक रूट है यानी जो x है, अब मतलब तो समझ आ गया ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द x वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है यानी उसकी जो वैल्यू है दैट इज बीइंग नोन एज अ रूट, और रूट्स के लिए क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दैट इज आल्सो नोन एज अ रूट। तो जब मैंने बोला कि व्हेन हमारे पास एक रूट है और वो रूट जो है वो इमेजिनरी है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस आई बी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। फिर मैंने क्या लिखा नोट पॉइंट पे कि दे विल हैपन इन अ कॉन्जुगेट पेयर्स। इसका क्या मतलब है, यानी अगर जो एक रूट ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। सो दिस विल बी द अनदर रूट। इतना समझ में आ गया। ठीक है, और ये 3 केस आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिमिनेंट, तो मुझे क्या पता है व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में देयर विल बी 2 रियल रूट्स। ठीक है, 2 रियल रूट्स मिलेंगे मेरे को, जैसे कि हमें यहाँ पे मिला, क्या मिला मेरे को 2 और 3, तो ये क्या है 2 रियल रूट्स है। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे इस सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या आएंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड डिग्री, तो सेकंड डिग्री में कितने हमारे पास रूट्स आएंगे मैक्सिमम, दैट इज 2, और क्यूबिक में 3। वो चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द d इज इक्वल टू 0, तो ओनली 1 रिपीटेड रूट्स, क्योंकि इसमें एक ही रिपीटेड रूट्स आ रहा था दैट इज 2, सो आई कैन से ओनली, या फिर 1 रिपीटेड रियल रूट्स हमारे को दिखेंगे। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया था, अच्छा जो लास्ट वन है उसमें क्या है देयर विल बी नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स, यानी उसको क्या बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी फॉर्म्स जो कि मुझे आपको बतानी थी कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ये सब कुछ है, इसमें कॉम्प्लेक्स रियल रूट्स की बात करते हैं। और जहां पे अगर इसको सम अप करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहीं पे सम अप कर लेता हूं कि हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर हमने बोला कि चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, और फिर हमने बोला कि ये क्या है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब कई बच्चों को पता नहीं होता कि पॉलिनोमियल क्या होता है, सो मैंने बोला कि पॉलिनोमियल कुछ भी नहीं है बच्चों, वो एक तरह का एक्सप्रेशन है जहां पे जो वेरिएबल्स है वो एक्स वाई जेड है और कॉफिशिएंट होंगे नंबर जैसे 1 2 3, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमने इसको सेकंड डिग्री क्यों लिखा, इसका क्या, इससे हमारे को फायदा क्या है, तो मैंने बोला कि सेकंड डिग्री लिखने से बहुत ज्यादा फायदा है। पहला, आपको ये पता चलता है कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। अब मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पता चल गए, तो मैं सिंपली आपको बता सकता हूँ कि कितने रूट्स आएंगे इसके, डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कि इसके कितने आएंगे 2 आएंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड डिग्री है। दूसरा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, मुझे पता चल गया कि वो सेकंड डिग्री है, तो मैं बोलूंगा कि उसकी जो शेप होगी वो पैराबोलिक शेप होगी। इन द केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस मुझे क्या पता है कि उसकी एस शेप कब होगी। ठीक है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा।
और इस तरह से उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात होगी जो कि हमने बहुत पहले ही बचपन में पढ़ी थी। सेकंड, फिर मैंने बोला कि रूट्स, तो रूट्स बेसिकली है क्या, कोई भी वेरिएबल्स है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हमें दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स पाए जाते हैं, अब उन वेरिएबल्स की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो जो रूट आए उसके वो क्या है, वो कितने किस तरह के हो सकते हैं, वो रियल रूट भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकते हैं, या तो फिर वो रिपीटेड रूट भी हो सकते हैं जो कि मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया, या फिर एक डिस्टिंक्ट रूट्स जो कि क्या है कि ओनली अकर्स वंस, सिंपल। फिर जो नेक्स्ट मैंने पढ़ा है कि मैंने डिस्क्रिमिनेट बोला कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेट, तो डिस्क्रिमिनेट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आप बहुत बहुत बचपन में पढ़ चुके हैं। फिर मैंने बोला कि हमें डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करने का फायदा क्या है, तो मैंने बोला कि देखो सबसे पहले हमको नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा नंबर ऑफ रूट्स का। तो मैंने बोला कि नंबर ऑफ रूट्स तो हम डिग्री सेकंड डिग्री से भी बता सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि रूट्स जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है, वो हम वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर ऑफ रूट्स बता सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो 2 है। अब 2 से नीचे 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। सो ये जो फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए जैसे कि 2x स्क्वायर का दिस, और जहां पे हमें क्या पता है कि देयर विल बी 2 रूट्स। अब ये 2 रूट्स है तो इसका मतलब क्या है कि ये दो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्यों आई डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है दैट इज 1। अगर जब 1 है तो इसका मतलब क्या है, डी इज ग्रेटर देन 0। और जब डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में 2 रियल रूट्स आएंगे, और डी जब 0 होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रियल रूट्स आएगा। और वेन द केस ऑफ डी लेस देन 0 तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स आएंगे। फिर मैंने बोला कि इमेजिनरी रूट्स बेसिकली है क्या, इमेजिनरी रूट्स कुछ भी नहीं है, वो इस तरह से होते हैं, एक्स की वैल्यूज है वो इस तरह से आएंगे, एक्स प्लस आई बी विच कैन बी इमेजिनरी रूट। और दूसरा क्या बोला कि वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इतने नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द वेतास फॉर्मूला। तो वेतास फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या कर लेते हैं, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पे आपको बताइए कि a b और c क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट। अभी तक तो लग गया होगा, बताइए दीज आर द कोफिशिएंट। और एक और चीज बताई थी कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर जब वो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया था आपको। अब इसके कोई ना कोई रूट्स रहे होंगे, है ना। अब ये क्या है, ये एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ पहले से ही बता रखा है, इतना जो है वो पार्ट आपको पहले से ही पता है। अब जो मुझे वेतास फॉर्मूला में आपको बताना है दैट इज कि भाई हम रूट ले रहे हैं इसका, है ना। अभी राइट नाउ हम क्या सोच रहे हैं, इसके कोई ना कोई रूट होंगे, तो हमने अज्यूम कर लिया कि इसके कोई रूट है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि रूट्स, सेकंड जो है दैट इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको पूरा लिखना आपको, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मान लो कि अल्फा एंड जो बीटा है ना, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स जो सेटिस्फाई कर रही है दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। माने अल्फा और बीटा क्या है, दो ऐसे रूट है ऑफ दिस जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि एक्स की वैल्यू को जो कि वैल्यू ऑफ एक्स है एंड दैट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी हम इनको क्या बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, वी कैन राइट, ध्यान से देखो, ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, तो अल्फा में पहले हम अल्फा डालेंगे एक्स इक्वेशन में, अब हम बीटा डाल रहे हैं, तो एक से ए बीटा का स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशंस के लिए। तो बेसिकली अगर जब मैं इसकी डेरिवेशन आपको बताऊं तो आई कैन डायरेक्टली, पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि नाउ हम क्या लिख सकते हैं, अब ये दो हमारे पास क्या आ गए, इनकी रूट्स आ गए, सो आई कैन से द सम ऑफ द रूट्स, जो सम ऑफ द रूट्स होता है ना बाय वेतास फॉर्मूला वो क्या होता है, दैट इज, अभी देख लो क्या है ये, फिर मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब ये देख लो कि ये होता है क्या, बाय वेतास फॉर्मूला सम ऑफ द रूट्स, और आपको ये याद होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ईएससी में भी पूछा जाता है, सी सेट में भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर जो कोई पूछे कि आएगा और क्या है, सम ऑफ द रूट्स ये होते हैं। सेकंड जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा विच विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। समझ आ गया, मैंने 2 पॉइंट बोले, 2 पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। या तो अब इसकी डेरिवेशन देख लो, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो कहीं पूछी जाएगी, पर स्टिल आप इसकी डेरिवेशन देख लो ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए। कि हम अगर इसकी डेरिवेशन देखें
जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये कैसे आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली। अब वो जो पहली वाली थी, ठीक है, फर्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 के, इतना बताया। नाउ ए को वो ले लो, डिवाइड कर लो, ए से डिवाइड कर लो, तो बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड विल बी, अगर जी जो अल्फा एंड बीटा है ना, इफ अल्फा एंड बीटा क्या है, आर द रूट्स ऑफ द जनरल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है हमने लिखी, तो हम उसको फैक्टराइज फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई कैन राइट इन अ फैक्टर्ड फॉर्म, राइट, तो मैं उसको फैक्टर्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट, या फिर वी कैन राइट इन फैक्टर्ड फॉर्म। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम उसके लिए लिखते थे x माइनस 2 x माइनस 3, इस तरह से लिखते थे। तो हमने बोला कि अगर जो अल्फा और बीटा रूट्स हैं उस जनरल इक्वेशन के, यानी दिस जनरल इक्वेशन के, तो हम इनको इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म से लिख सकते हैं तो इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स एक्सपैंड दिस फॉर्म। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, एक्सपैंड द, कैन राइट एक्सपैंड द फैक्टर्ड फॉर्म। अच्छा, ये डेरिवेशन हो रही है इसलिए आपको शायद बोरिंग भी लग सकती है, ठीक है, फैक्टर्ड फॉर्म। तो ये फैक्टर्ड फॉर्म में लिख दी। सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ओके, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो लिखा है ना हमने, इसको कंपेयर करो आप जो इसकी जनरल, इसकी जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म थी, कहाँ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये रही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके साथ कंपेयर करेंगे जब हम, सो आई कैन राइट कि अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके, सो आई कैन राइट ऑन कंपेयरिंग this with standard form, the standard form, so I can write x square plus b upon a x plus c upon a is equal to 0। अब इससे करो, जो कोफिशिएंट ऑफ x है ना, वो हम किसके साथ कर रहे हैं, ये वाली फॉर्म के साथ। सो आई कैन राइट माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी b बाई ए। सो आई कैन राइट b अपॉन a, इस तरह से लिख सकता हूँ। ऑन रीअरेंजिंग, इसको रीअरेंज करो, ऑन रीअरेंजिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब ये फॉर्म आपने देखी हुई है पहले से, राइट। और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या देगी हमारे को, ये जो कांस्टेंट टर्म थी अल्फा इंटू बीटा क्या दे रही है हमारे को, सी अपॉन ए। सो आई कैन राइट द कांस्टेंट टर्म, जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म थी वो हमारे को क्या दे रही है, गिव्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो समझ में आया किस तरह से आया, ये डेरिवेशन है, सिंपल सी डेरिवेशन है, आपको वैसे ज्यादा ध्यान में नहीं देनी है ना। हमने किसके लिए की, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए की। अभी ध्यान में क्या रखना है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए ही आप ये फॉर्मुलेज इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सम ऑफ द रूट्स, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आप ये किसके लिए करेंगे, सेकंड डिग्री के लिए। अब थर्ड डिग्री के लिए भी बता देता हूँ क्योंकि वो भी आ जाएगा, है ना। सो आई कैन से फॉर द थर्ड डिग्री, फॉर 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब उसकी डेरिवेशन में नहीं जाना आपको, कराने को तो मैं करा सकता हूँ, पर उसकी डेरिवेशन में मत जाओ, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग, अब कोई भी जनरल इक्वेशन है तो a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां पे आपको क्या पता है कि a b और c और d क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट, जहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। और जो इसकी रूट्स होंगे, मतलब उसको अगर जो रूट्स क्या, मैं सिंपली कर देता हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स जो है हमारे, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखना। सेकंड है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, बाय वाइटास फॉर्मूला, ठीक है, बाय वाइटास। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग भी हो सकती है, बट स्टिल मैं इसको वाइटास फॉर्मुला बोलता हूँ, ठीक है, वाइटा, इट्स अ वाइटास फॉर्मुला। तो ये है हमारे 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी मैंने आपको बता दिया, दीज आर इंपॉर्टेंट बेसिकली। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाली चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि सम ऑफ द प्रोडक्ट। अब आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, इसको लिख लेना कहीं पे अपने नोट्स में,
सिमिलरली फॉर द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कर्व के लिए जैसे मैंने बताया, द सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इंटू सी अपॉन ए, ठीक है, ठीक है। एक और है इसकी टर्म, फॉर द इंडिविजुअल आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन दैट we have to given that ki 0.8 is the one root of the equation and the equation is x cube minus 0.6 x square minus 1.84 x plus 1.344 is equal to 0 to the other root of the equation. So we have to find out the other root of the equation. तो हमें तो बेसिकली क्या ही पता है, I can write alpha plus beta plus gamma is equals to that will be equals to minus b. अब यहाँ पे b क्या है, b is 0.6, तो I can write minus 0.6 upon a minus b upon a क्या है यहाँ पे 1, so I can write 1. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0.6 आ गया। तो यहाँ पे क्या बोला, गिवन दैट कि 0.8 इज द वन रूट। अच्छा, तो ये सारी क्या है, अल्फा बीटा गामा, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हम जब 2 डिग्री के लिए बात करते हैं तो 2 डिग्री में रूट्स कितने आएंगे वो मैंने आपको बता रखा है, जो मैक्सिमम रूट्स आएंगे दैट विल बी इक्वल टू 2। इतनी बात क्लियर है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिग्री, तो 3 डिग्री में रूट्स कितने आएंगे मैक्सिमम, दैट विल बी 3। तो हमने 2 डिग्री के लिए क्या अज्यूम किया था, अल्फा एंड बीटा। फॉर द 3 डिग्री मैंने इसकी डेरिवेशन नहीं कराई थी, बट स्टिल अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 रूट्स, ठीक है। तो इनमें से बोला है कि गिवन दैट कि 0.8 इज वन रूट, तो इनमें से कोई भी एक रूट मान लो। सो अल्फा को अगर मैं एक रूट मान लूं तो 0.8 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0.6 विच विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू माइनस 0.2। तो बीटा प्लस गामा कितना है 0.2। तो यहाँ पे बाकी की जो अदर रूट्स है वो किस तरह से दिखा सकते हैं, इसको अगर मैं बीटा मान लूं, इसको मैं गामा मान लूं, सो आई कैन राइट कि b प्लस गामा शुड बी इक्वल्स टू माइनस 0.2। यही कंक्लूजन आया ना हमारे पास, दिस इज द कंक्लूजन, बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस 0.2। अब मेरे को अदर रूट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो मुझे इन दोनों को प्लस करके देखना पड़ेगा और इसका आंसर देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 0.3, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.2, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 0.2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.3। अब हमारे को साफ दिख रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। सो सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि क्या है, इन दोनों को प्लस, इनको मैं अगर प्लस कर दूं तो मेरे पास माइनस 0.2 आएगा, और यहाँ पे भी हमें यही सेम चीज दिखा रहा है, दैट इज बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस 0.2। तो समझ आ गया आपको, ये भी पता लग गया 3 रूट सिंगल रूट्स किस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द इक्वेशन इज बीइंग गिवन टू अस लाइक दिस, ठीक है। ये भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है। दिस इज फैक्टर्ड एंड इट हैज दिस 3 प्लस 4i एज अ वन ऑफ इट्स रूट, व्हाट इज द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो बेसिकली क्या है, पहला रूट क्या है इसका, फर्स्ट रूट इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। अब मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट जो मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला था कि दीज इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स, इन अ कॉन्जुगेट पेयर्स। सो आई कैन राइट फॉर दिस, अगर जो ये क्या है, अगर इसको मैं अज्यूम कर लूं अल्फा, सो आई कैन अज्यूम दिस एज अ बीटा, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, ये भी रूट्स ही है ना, रूट्स के टाइप्स थे, तो ये भी कौन से रूट्स के टाइप ही हो जाएंगे। सो आई कैन से अल्फा एंड बीटा, ये दो उसके टाइप हो गए। सो फॉर द 3 डिग्री पॉलिनोमियल हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 8 अपॉन ए क्या है 1, सो आई कैन राइट प्लस 8, राइट। अल्फा और बीटा क्या है 2 है, सो आई कैन राइट 3 प्लस 4i प्लस 3 माइनस 4i प्लस गामा इज इक्वल्स टू 8। अच्छा 4i से कट जाएगा, दिस इज कैंसल आउट, बचेगा क्या हमारे पास, y इज इक्वल्स टू, सॉरी y नहीं गामा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 दैट विल बी 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रियल रूट का वैल्यू 2 विल बी द आंसर, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चन से ही करा रहा हूँ आपको, कि मान लो व्हेन इन द क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया होगा कि y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 12 प्लस अंडर द रूट ऑफ 12 प्लस अंडर द रूट ऑफ 12 प्लस अंडर द रूट ऑफ 12 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सबसे पहले तो हम किस में कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम 12 की बात करें, सो वी कैन 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 3 द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है, क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, देन वी कैन ओनली यूज द बिगेस्ट नंबर, जो भी बड़ा नंबर है। फॉर एग्जांपल 4 इंटू 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4। क्यों आया 4, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था। बहुत सिंपल करके मैं बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि व्हेन y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस
√12 अप टू इनफाइनाइट है, तो इसको हम 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दैट इज 4 × 3. बट इन दिस केस हेयर बिकॉज ऑफ द माइनस साइन, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3. राइट, समझ आ गया, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज तो नहीं है, इट्स अ स्मॉल कॉन्सेप्ट. सिमिलरली अगर जब मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू 42 माइनस 42 अप टू इनफाइनाइट, तो 42 को हम दो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से लिख सकते हैं, दैट इज 7 × 6. 7 × 6 कितना होता है 42. एज यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम क्या यूज करेंगे, द स्मॉलर विल बी द आंसर, आंसर विल बी 6 विल बी द आंसर. ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं कि y इज इक्वल्स टू, मान लो 132 है प्लस 132 प्लस 132 प्लस सो ऑन इनफिनिट तक है. सो आई कैन राइट फॉर द 132 मैं क्या लिख सकता हूं, 11 × 12 इस तरह से लिख सकता हूं. तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 12. तो ये कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन यूज भी होते हैं. सिमिलरली आप 56 के लिए भी कर सकते हैं कि हम 56 के लिए करेंगे, तो 56 को कैसे कर सकते हैं, 7 × 8 56 हो गया. अब बीच में अगर जब नेगेटिव साइन आया तो हम क्या करेंगे, आंसर विल बी छोटा वाला 7 विल बी द आंसर. अगर जो पॉजिटिव आ गया तो हम आंसर क्या लेंगे, दैट इज 8. तो ये सब क्या है, ईजी है. तो अगर जो ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट वे में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. राइट, ये तो बात होगी उनकी जिनकी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है. अब मान लो कि कोई भी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लू इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, सो 12 भी ले लेते हैं कि इसको अगर जो मुझे सॉल्व करना है, और इफ सेकंड जो है, इफ द वैल्यू इज नॉट अ मल्टीपल देन, तो उस केस में हम क्वेश्चन को किस तरह से लेंगे. तो मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जो मैंने पहले दिया था, 12 + 12 + 12 अप टू द इनफाइनाइट, आपको ये चीज दे दी है. तो मुझे क्या पता है कि ये जो चीज है ना, इसको मैं एज्यूम कर लूं एज अ वाई. ठीक है, ये जो जितने भी है ना √12 और इसके बाद में और भी है, उन सबको मैं क्या मान लूं, एज अ वाई मान लूं. और ये जो पूरी इक्वेशन है वो क्या थी, दैट इज वाई. सो इस पूरी इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, सो वाई कैन बी रिटन एज 12 + वाई, और इनके ऊपर स्क्वायर रूट था, सो आई कैन राइट 1/2. कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, दिस इज, इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आ जाएगा सिंपल. इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करके क्या आ जाएगा, दैट इज y +3 माइनस 4 y +3 इज इक्वल टू 0. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब द वैल्यूज ऑफ y क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी कितनी, प्लस था तो माइनस आ जाएगा -3, और यहाँ पे माइनस था तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा +4. ये दो वैल्यूज आ गई y की. अब सिंपली ये क्या है, पूरा रूट्स है, तो इसमें अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, तो हम नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेंगे. सो वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू. तो 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. अब कोई भी चीज आपके पास आ जाए, सिमिलरली कोई भी इस तरह इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैंने आपको दूसरा मेथड भी बता दिया, एक ही क्वेश्चन में दूसरा मेथड भी बता दिया, जो कि आपको हेल्प करेगा इसका आंसर फाइंड आउट करने के. अब यहाँ पे +4 आया, ठीक है. अब मैं बोलता हूँ कि आप इसको जो मेथड पहले मैंने आपको कराया, आप उससे इसे सॉल्व करो. सो आपको पता है कि मैं इनको भाग कर सकता हूँ 3 × 4, मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ दो नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में. ठीक है, तो 3 × 4 की तरह मैंने कर दिया. अब मुझे पता है कि ये प्लस है, अगर जो यहाँ पे प्लस साइन है, बिकॉज ऑफ प्लस साइन द ग्रेटर द आंसर विल बी 4. इतना मैंने बता दिया था. जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. अब इसको मैं अगर जो नेगेटिव वैल्यू से करूं तो मेरे पास क्या होता है कि अगर जो यहाँ पे क्या था 12 माइनस था ना, तो आई कैन राइट, अगर यही इसी फॉर्म को मैं लिखूं तो आई कैन राइट 12 - 12, इसके ऊपर था ना 12 √12 अप टू इनफाइनाइट. इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, y. सो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू 12 - y 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इसकी दो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, y इज इक्वल टू +3 एंड y इज इक्वल टू -4. सिमिलरली इसका आंसर क्या हो जाएगा, +3. तो अगर जब मैं इसको इस तरह से भी करूंगा तो मुझे पता है कि व्हेन वी आर टेकिंग द प्लस साइन, सो हमें क्या करना है, बड़ा वाला जो है वो उसका आंसर हो जाएगा. अगर जब हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो जो छोटा वाला होगा वो उसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी आया, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और आप मेरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए. दूसरा, ये वाला मेथड मैंने इसके लिए नहीं कराया क्योंकि ये तो शॉर्ट है, शॉर्ट वाला ही आप हमेशा करोगे. ये उनके लिए कराया जिनकी दो प्रोडक्ट नहीं आ रहे, ठीक है, जिन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहे, तो आप डायरेक्टली किस तरह से करोगे, इस तरह से कर सकते हो आप. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर की बात की है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है. वैसे सभी को पता होता है, तो 1 से लेकर अप टू द इनफाइनाइट वो सारा का सारा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है. ठीक है, मतलब होल नंबर, एक तरह का होल नंबर ही बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू होल नंबर. क्या सिर्फ जीरो, जो जीरो है वो नहीं होगा,
होल नंबर में क्या होता है 0 1 2 3 ऐसे करके होता है ना, बस जो है 0 नॉन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर, अच्छा इसको मत लिखो ऐसे, होल नंबर की तरह मत लिखो क्योंकि ऐसे कंफ्यूज होगे ना, बस नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है। ना इसमें डेसिमल फॉर्म आती है ना इसमें फ्रैक्शन। देखो नेगेटिव इंटीजर, सबसे पहली बात अगर जो बता ही रहा हूँ तो मैं नेचुरल नंबर के ढंग से बताता हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर तो जीरो इज नॉट कंसीडर। अगर जब मैं होल नंबर की बात करूँ ना, होल नंबर में क्या होता है, जीरो इज कंसीडर्ड, जीरो इज कंसीडर्ड, बट इन नेचुरल नंबर जीरो इज नॉट कंसीडर्ड। ये बता रहा था मैं ऊपर आपको, ठीक है, जीरो इज नॉट कंसीडर्ड। अब इसको अच्छे से लिख ही लो। सेकंड, जब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो देयर विल बी नो नेगेटिव नंबर्स, देयर विल बी नो नेगेटिव नंबर्स, जैसे कि -1 -2 -3, तो ये सब क्या है, नेगेटिव नंबर्स। दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया ये बात। थर्ड वन, दैट इज जो भी फ्रैक्शन होती है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैक्शंस, या फिर मैं बात करूं डेसिमल्स की, जैसे कि 1/2, 0.5, 3.14 पाई का होता है जो वैल्यू है ना, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर, ठीक है। वैसे सबको पता ही होता है ये चीज। दूसरा, जो इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आई, 1 + i, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर। बस ये बताना था मुझे कि नेचुरल नंबर क्या है और बाकी सारे क्या है नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर जब मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जिससे कि मैं क्या बोल सकता हूं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड स्पीड इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, 1/टाइम। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है तो मेरा डिस्टेंस जल्दी कवर होगा, है ना। व्हेन माय स्पीड इज मोर, द टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। सिमिलरली अगर आई कैन राइट फॉर द 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट थाउजेंड्स मीटर, आर को कितना लिख सकता हूँ मैं सेकंड्स में, 16 × 60, राइट। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कन्वर्जन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हेन द थिंग्स आर गिवन इन अ किलोमीटर पर आवर, you can directly convert them into meter per second by simply multiplying with the 5/18। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में अभी हेल्प करेंगे। अभी आपको उनका नहीं पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन करने लग जाएंगे ना तब आपको उसकी वैल्यूज पता चल जाएगी। तो जब क्वेश्चन में इन अ क्वेश्चन इफ टाइम इज कांस्टेंट, मान लो कि टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ देन द रेशियो ऑफ स्पीड will be equals to the ratio of distance, ठीक है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस। मतलब कि जो स्पीड्स के रेशियो है, मान लो S1 और S2 क्या है, किसी गाड़ी, दो कार्स की स्पीड्स है, देन जो डिस्टेंस है वो हो जाएंगे d1/d2। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इन क्वेश्चन अगर जो टाइम कांस्टेंट है, यानी जो t है दैट इज इक्वल टू k, और k माने कांस्टेंट, तो उस केस में जो रेशियो ऑफ स्पीड्स है ना दैट विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस। सिंपल है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा तो पता लग जाएगा। when distance when distance is constant is equals to k which can be written as constant। मान लो कि किसी क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो उस केस में जो स्पीड है ना, स्पीड ऑफ अ फर्स्ट एंड द टाइम ऑफ अ फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अ सेकंड एंड टाइम इज इक्वल टू t2। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड है दैट इज द एवरेज स्पीड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। और टोटल डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, d1 + d2 + सो ऑन, इस तरह से लिख सकता हूँ ना टोटल डिस्टेंस, जो डिफरेंट डिस्टेंस है। दूसरा, टोटल टाइम टेकन किसको तरह से लिख सकता हूँ मैं, t1 + t2 + सो ऑन, राइट। स्पीड को क्या लिख सकता हूँ मैं, व्हेन वी आर नोइंग द की स्पीड क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं बोलूँ यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिखा है, तो आई कैन राइट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दैट इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और पर्टिकुलरली अगर मैं 1 की बात करूँ तो आई कैन राइट S1 t1,
और ऐसे ऐसे कितने, डी एन को भी क्या लिख सकता हूं मैं, एस एन टी एन, राइट। सो रिप्लेस दिस, इसको अगर मैं स्पीड के टर्म्स में लिखना चाहूँ, ये किस में है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के टर्म्स में, ठीक है। अब इसी को मैं स्पीड के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ वन प्लस एस टू टी टू प्लस सो ऑन। सिमिलरली टाइम को तो मैं सिमिलरली वही लिख रहा हूँ कि टी वन प्लस टी टू प्लस सो ऑन, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, हमें जब क्वेश्चन में बोलेंगे कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन द केस जहां पे हमें स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। व्हेन यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, व्हेन डिस्टेंस इज गिवन, व्हेन डिस्टेंस एंड time is given in the question. Second, when speed and time is given, right, when speed is given, when distance is given and time is given. Similarly अगर जो मुझे distance और speed दिया जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, when distance and speed is given to me, given in questions, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस टाइम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एस व्हेन डिस्टेंस इज गिवन तो हम इसको डायरेक्टली डिस्टेंस लिख सकते हैं, डी वन प्लस डी टू प्लस सो ऑन। और टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ कि नहीं, फ्रॉम हेयर आई कैन राइट व्हेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो मैं टाइम को क्या लिख सकता हूँ, डी वन अपॉन एस वन प्लस डी टू अपॉन एस टू प्लस सो ऑन, राइट। तो ये क्लियर हो गया, एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड आउट करनी है। अब मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अब तुम्हें ये सब नहीं दिया है, क्वेश्चन तो डिफरेंट ही पूछेगा ना गेट। मान लो क्वेश्चन में हमें इस तरह से दिया है, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मुझे एक और फॉर्मूला बताना है आपको इसका, ठीक है। सो ये हमारे को दे दिया, क्या हमारे को क्वेश्चन में दिया है कि सो ये हमारे को क्वेश्चन है जहां पे हमें बोला है कि देयर इज अ कार मूविंग ऑन अ रोड, मान लो कि वो हाईवे पे चल रही है और वो वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही है। सबसे पहले वो जीरो स्पीड, पहले उसकी कब थी, जब वो शुरू ही करने वाली थी तो जीरो थी, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसने कांस्टेंट रखी, धीरे 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 जाके वो एट द डिस्टेंस 5 डिस्टेंस कवर किया, 5 मतलब 5 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, फिर उसने अपनी स्पीड डाउन कर दी। सो हमें क्वेश्चन में बोला कि फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, इसकी मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज स्पीड। तो जब ग्राफ में आए ना, व्हेन द ग्राफ में हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड की ना, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए मैंने ये लिखा है कि व्हेन एरिया ऑफ स्पीड टाइम, अच्छा ये ग्राफ की वाई एक्सिस में क्या है, दैट इज स्पीड, और इसके एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम। तो जो हमें एरिया ढूंढना है ना, वो हमें ढूंढना है स्पीड टाइम ग्राफ का। अगर जब हम इसका एरिया ढूंढ देंगे ना और डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम उसने जो लिया है टोटल, तो हम डायरेक्टली इसकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का ट्रेपोजाइड है, तो ट्रेपोजाइड का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपोजाइडल क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी बाई टू इंटू एच, ये इसका एरिया होता है। और टोटल टाइम उसने कितना लिया, 0 5, तो ये हो गया 5 प्लस 5, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो 5 ना, और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो 5, सो आई कैन राइट +5, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 15। तो टोटल टाइम उसने कितना लिया, दैट इज 15। सो एरिया तो हमें पता चल गया ए प्लस बी इंटू एच बाई टू, और इसका टाइम कितना है, दैट इज 15, राइट। अब इसकी ऊपर की ये वाली लेंथ कितनी है, दैट इज 5। इसकी जो डाउन ये वाली लेंथ है ये कितनी है, दैट इज 15, ये 15 है ना। और ये वाली हाइट कितनी है, दिस हाइट इज 5। तो ए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 15 बाई टू इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 50। तो 15/50/50 कितना होता है, 80, दैट विल बी अराउंड 3.33। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 80 नहीं, एवरेज एस लिखो इसको, ए एस, इट्स एवरेज स्पीड। तो 3.33 इसकी एवरेज मीटर पर सेकंड विल बी द एवरेज स्पीड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि जब हम ग्राफ के लिए बात करेंगे तो एवरेज स्पीड किस तरह से फाइंड आउट करनी है। अगर हम इनडायरेक्टली बोले आपको, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टोटल ये टाइम दे दिया, तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड आपका क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे लिख दो आप इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। सेकंड लिख दो उनका क्या पर्पज है, थर्ड इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट,
सो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, दैट इज द ओडोमीटर. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ओडोमीटर. ओडोमीटर का काम क्या होता है, जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है ना थ्रू आउट इज लाइफ स्पैन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल है ना उसको मेजर करता है. इट मेजर्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. ओडोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. ऐसा नहीं है कि आपने अगर जो गाड़ी अपने घर से, मान लो कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने अपने घर से स्कूल तक आप गए, ठीक है, बाय अ कार, और उस कार में क्या होता है, ओडोमीटर होता है. अब ओडोमीटर की रीडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, यानी अगर जो ओडोमीटर यहाँ को जा रहा है तब भी वो एक्स कैलकुलेट करेगा, और जब वापस आएगा तो ऐसा नहीं कि वो माइनस एक्स कैलकुलेट करेगा. ये मत कभी मत सोचना, वो तब भी एक्स ही कैलकुलेट करेगा. ओडोमीटर इज डायरेक्शन फ्री. ठीक है, तो ये क्या है, ओडोमीटर है. अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, किलोमीटर या फिर माइल्स लिखते हैं, दैट इज एम आई. ठीक है, मान लो कि जो ओडोमीटर ने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ योर कार ओडोमीटर अगर जो ओडोमीटर ने रीड किया आपकी गाड़ी में, मान लो कि 5,000 किलोमीटर उसने रीड किया है, तो इसका मतलब है कि इट मीन्स द कार हैज ट्रेवल्ड 50,000 किलोमीटर्स सिंस इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड. समझ आई बात कि ओडोमीटर का काम क्या है. सबसे पहले ओडोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, किलोमीटर और माइल्स में वो कैलकुलेट करता है. अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल से भी बता दिया. सेकंड जो है आपके पास, दैट इज द स्पीडोमीटर. इसका पर्पस क्या है, यानी जो यहाँ पे लिखा है, स्पीडोमीटर जो है ये मेजर करता है जो करंट स्पीड होती है, करंट स्पीड ऑफ व्हीकल बोल लो. ठीक है, करंट स्पीड ऑफ अ व्हीकल. अच्छा, बेसिकली इसका एग्जांपल लिख लो कि अगर जब हम स्पीडोमीटर की बात करें तो क्या होगा. अगर जो कोई बोल रहा है कि इफ द स्पीडोमीटर, आपको आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर शो करता है, दिखाता है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अ कार इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आर की स्पीड से. ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. सेकंड, किलोमीटर पर आवर स्पीड को किस तरह से कर सकते हैं हम, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर. ठीक, अब जो लास्ट है दैट इज द टैकोमीटर. थर्ड वन इज द टैकोमीटर, दैट इज द टैकोमीटर. टैकोमीटर का काम क्या है, ये मेजर करता है, यहाँ पे लिखो, इट्स मेजर जो इंजन है ना, इंजन की जो रोटेशन है, इंजन रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है, दैट इज टैकोमीटर. किसमें करता है वो, इन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही लिख दो, इन रेवोल्यूशन पर मिनट्स. ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, आरपीएम. तो टैकोमीटर बेसिकली क्या करता है कि जो इंजन है वो रोटेट कर रहा होगा, कोई ना कोई स्पीड रहेगी, और उस स्पीड को मेजर करता है कौन, हमारा टैकोमीटर. इतनी बात क्लियर होगी. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बोल दिया कि टैकोमीटर की जो रीडिंग है, मान लो कि टैकोमीटर की जो रीडिंग है वो 10 है, 10 इज द रीडिंग ऑफ द टैकोमीटर, 10 इज द रीडिंग ऑफ अ टैकोमीटर. तो इसका क्या मतलब होगा, इट मीन्स 10 इंटू 2 पाई आर मिनट्स, दिस इज द रेवोल्यूशन पर मिनट्स. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टैकोमीटर हो जाएगा. सो ये तीन इंस्ट्रूमेंट है जो कि मुझे बताने थे. ठीक है, ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, और टैकोमीटर हो गया. राइट, नाउ इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें को, इट इज बीन गिवन कि एक टूरिस्ट है, कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी, उसने अपनी जो जर्नी है उसका हाफ किससे कवर किया है, बाय ट्रेन, वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हाफ द रिमाइंडर बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. जो रेस्ट ऑफ द है वो उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, वो भी किससे, साइकिल से. फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर, ड्यूरिंग हिज एंटायर जर्नीज. ठीक है, तो क्या बोला हमें को,
वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम टेकन, राइट। सो हमें क्या नहीं पता, हमें इसका पूरा इंटायरली हमारे को डिस्टेंस नहीं पता और टाइम नहीं पता। सो टोटल डिस्टेंस अगर हम फॉर एग्जांपल इसका मैं एलसीएम लूँ तो आई कैन से 60 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर और क्या है 10 किलोमीटर है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम विल बी 60 और 60 के जितने भी मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल है वो भी सेम ही काम कर रहे हैं। मैंने ये बहुत पहले भी बताया कि जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है बेसिकली, जो एलसीएम काम कर रहा है उसके जो इंटीग्रल है, जो इंटीग्रल मल्टीपल है उसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ, के से, वो भी सेम ही काम करेंगे। तो 16 टू 2 कितना हो गया 120। सो 120 हम टोटल डिस्टेंस अज्यूम कर रहे हैं। लेट टोटल डिस्टेंस कितना है 120, हमने क्या कर दिया अज्यूम कर लिया, ठीक है। सो आई कैन से टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है 120, टोटल डिस्टेंस है कितना, टोटल डिस्टेंस है 120, टोटल डिस्टेंस 120 है। और यहाँ पे क्या है स्पीड्स, ओके लिखा क्या है क्वेश्चन में, टूरिस्ट ने हाफ ऑफ द जर्नी यानी 120 का हाफ। सो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, सो टोटल डिस्टेंस है 120, इसने बोला कि जो हाफ ऑफ द जर्नी है बाय ट्रेन की, तो 120 का हाफ कितना हुआ 60, वो कितने की एट अ स्पीड ऑफ 60, एट अ स्पीड ऑफ 60। तो स्पीड क्या होता है, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें को पता है क्या 120, तो डिस्टेंस ये हो गया 60 किलोमीटर और स्पीड कितनी देर की 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम यहाँ से फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस टाइम को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। 60 किए उसने 60 से, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस, ओके। फिर कितना बचा हमारे पास 60, तो 60 का रिमाइंडर 60 का भी हाफ 30, बस एट अ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सिमिलरली इसकी तरह भी क्या लिख सकते हैं 30 किलोमीटर से किलोमीटर कट के आर आ जाएगा, यहाँ पे भी आर आ जाएगा। और कितना मतलब द रेस्ट ऑफ द रेस्ट बाय द 10 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर पर आवर, द रेस्ट ऑफ द साइकिल है 10 किलोमीटर पर आवर, ओके 30 बाय 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये टाइम में सारा इन सबको क्या कर दो ऐड कर दो, तो बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम 60 अपॉन 60 है प्लस 30 अपॉन 30 है प्लस 30 अपॉन 10 है, तो कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमको पता ही था कितना है 120 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड विल बी इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। तो 24 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठता है कि मैंने 120 ही क्यों लिया, वाई आई टेक 120, ठीक है, वाई आई टेक 120। तो बेसिकली क्या है ना, मुझे क्या पता है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है हाफ, फिर मैंने उसका भी हाफ लिखा है। तो अगर जब मैं एलसीएम लूँ इसका, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया था 60 आ गया था, और 60 के जितने भी मल्टीपल है, ठीक है, वो भी सेम ही काम कर रहे हैं जो कि 60 कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं 120 ना लेता 60 लेता, तो 60 लेता तो क्या होता 60 का मुझे हाफ करना पड़ता, और इसका हाफ करता तो फिर उसके बाद मुझे और भी हाफ करना पड़ता, तो वो एंड आउट टू बी डेसिमल्स हो जाता। तो इसलिए मैंने ये वाला 60 नहीं लिया, मैंने सिर्फ 120 लिया, क्योंकि उसको इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं डेसिमल में नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इक्वेशंस को ईजी करूँ, ना कि मैं उसे टफ करूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि बिकॉज वी हैव टू, देखो हमें क्या करना है 60 का भी हाफ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम एंड हो जाएंगे एंड विद डेसिमल्स, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड अ डेसिमल, सो हमने क्या किया 120 को लिया। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। यही है क्वेश्चन में, इसमें और कुछ भी नहीं कि इसमें हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी थी, टोटल डिस्टेंस हमने अज्यूम किया क्योंकि हमने एलसीएम निकाला, फिर हमने बोला कि जो भी उसका मल्टीपल कर रहा है वो सेम काम कर रहा है, फिर हमने उसको डिवाइड किया हाफ हाफ हाफ, और इनसे मैंने क्या निकाला टाइम निकाला। यहाँ पे टाइम पता लग गया, टोटल डिस्टेंस तो मैंने किया ही था 120/5, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि आपने 240 लिख दिया, ठीक है, या फिर आप 300 ले लो, ये 60 के सारे मल्टीपल ही है ना, तो आप सिंपली इनसे भी करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 24 ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a car travels 8 kilometer in the first quarter of an hour and 6 kilometer in the second quarter and 16 kilometer in the third quarter, 16 kilometer in the third quarter,
वेट अ सेकंड, मेरे को चेक करने दो। हाँ 16 किलोमीटर इन अ थर्ड क्वार्टर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? तो एवरेज स्पीड बेसिकली हमारे फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या पता है कि हमने एवरेज स्पीड के लिए क्या बोला था? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज स्पीड, सो हमें क्या पता है? डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय टाइम, यही है ना टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे बोला कि जो कार 8 किलोमीटर चल रही है इन द फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर बेसिकली क्या होता है? 1/4, 1/4 इज द क्वार्टर। ये तो पता ही है ना आपको, वो वाला क्वार्टर नहीं, ये वाला क्वार्टर 1/4। तो D1 क्या है? हमारा पहला डिस्टेंस क्या है? दैट इज द 8 किलोमीटर प्लस सेकंड क्या है? 6 किलोमीटर एंड थर्ड क्या है? 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। ओके, इन द क्वार्टर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वार्टर में इतना होगा, सेकंड क्वार्टर में कितना होगा, और थर्ड क्वार्टर में कितना होगा। डिस्टेंस एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो सिंपल है, मेरे को पता है टाइम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। ईजी है, इसमें तो कुछ भी टफ नहीं है, ये तो सिंपली हमने बाय फॉर्मूला से किया है ना, बाय फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास? द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल वी along a straight line is measured in मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड प्लॉटेड एज शोन एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द सेकंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, किस पे दे रखी है? मीटर पर सेकंड पे। और टाइम कितना है? इन सेकंड्स, टाइम इन सेकंड्स है। एट द एंड ऑफ द 7 सेकंड, एट द एंड ऑफ अ 7 सेकंड हाउ मच विल द ओडोमीटर रीडिंग इंक्रीज बाय इन मीटर्स, राइट? 7 सेकंड। तो ये क्या है? यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। तो यहाँ पे पूछा है हमें कि एट द एंड ऑफ अ 7 सेकंड हाउ मच द ओडोमीटर रीडिंग विल इंक्रीज बाय इन मीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हमें फाइंड आउट करना है? इसकी ओडोमीटर की स्पीड फाइंड आउट करनी है। हमें क्या बताइए ये क्या है? ये हमें को दे रखी है यहाँ पे, दिस इज बीन गिवन एज 1 -1 एंड दिस इज बीन गिवन एज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या फाइंड आउट करना है? हमें ओडोमीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या है? इसमें सबका एरिया निकाल लो और सिंपली उन सबको ऐड कर दो, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इफ आई एम फाइंडिंग द एरिया, ये क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल है, इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1 इंटू 1। ये कितनी है इसकी हाइट? दैट इज 1, और ये भी क्या है? 1। तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ। ये क्या है? एक तरह का स्क्वायर है, स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हाफ ही हो जाएगा। इसी तरह है ना, ये हाफ इंटू वन ही है, तो ये भी हाफ हो गया, राइट? और ये भी क्या है? ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी 1 ना, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? हाफ आ गई। ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? दैट इज हाफ इंटू 2 है ना, ये 2 इंटू 1, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दिस इस पूरे उसका क्या ना होगा? दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो इन सबकी वैल्यू कितनी होगी? देखो मेरे साथ गिनो, हाफ हाफ 1 प्लस 1 2 3 4 एंड 5, सो कितना हो गया? हाफ 5। 5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? क्लियर हो गया? सेकंड सेकंड जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज द रिलेटिव स्पीड, दैट इज द रिलेटिव स्पीड, राइट? तो रिलेटिव स्पीड में कुछ पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ध्यान में रखना कि वेन एवर द ऑब्जेक्ट्स whenever the objects are moving in same direction, जो रिलेटिव स्पीड है ना इज गोइंग टू सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सेकंड सेकंड भी सेम ही है। वेन एवर इसको आप पूरा लिखना है ना, चलो मैं लिखता हूं। द ऑब्जेक्ट वेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, relative speed is going to add it up add it add it up, राइट? अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल पुलिस एंड थीफ, ये क्या है? ये पुलिस है, पुलिस ने चोर को देखा और चोर स्टार्ट रनिंग। जो उनकी इनिशियल सेपरेशन थी मान लो वो 100 मीटर है,
क्या है क्वेश्चन में कि इफ द पुलिसमैन सॉ थीफ एंड थीफ सॉ पुलिसमैन एंड दे स्टार्ट रनिंग, थीफ स्टार्ट रनिंग इन दिस डायरेक्शन एंड पुलिस इज ऑल्सो रनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इनके बीच का जो इनिशियल सेपरेशन था वो बेसिकली कितना था, 100 मीटर्स का इनिशियल सेपरेशन था। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कैच द थीफ। तो टाइम क्या होगा, बेसिकली जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना, 100, राइट। 100 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, इनिशियल सेपरेशन तो यही है ना उनकी, जो भी डिस्टेंस है। एंड दे बोथ हैव देयर स्पीड्स। मान लो जो पुलिस है उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थीफ, थीफ की कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी थीफ की स्पीड है। सो टाइम कितना लगा, टाइम जो है 100 उनके बीच का डिस्टेंस है। सेकेंड, जो इन दोनों की रिलेटिव डायरेक्शन है, देखो पुलिस इस तरफ भाग रही है, थीफ भी इस तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो दे हैव द सेम डायरेक्शन। अगर जो उनके बीच का सेम डायरेक्शन है तो उनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी मैंने ऊपर बताया, सो आई कैन राइट 15 minus 10 which is equals to 100 upon 5 which can be equals to 20 second. So it will take 20 second for a police to catch a thief. कैसे, if I say, अच्छा मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर कर जाएगा। तो मान लो ये पुलिस है और ये थीफ है। अभी क्या है, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड क्या है इसकी स्पीड है, मल्टीप्लाई बाय इसका टाइम 20 सेकंड, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो 15 into 20 कितना होता है, 300 मीटर। तो पुलिस जो है वो 300 मीटर जाएगा, 300 मीटर यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 300 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सेकंड, ये किसका था, ये तो था पुलिस का। अब थीफ का देखते हैं, थीफ का 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हुआ हमारा 200। इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना था, 100 मीटर। तो अब जो थीफ है वो कितना जाएगा, जैसे ही वो 200 पहुंचेगा, जैसे ही वो 200 पहुंचेगा वो वहां पे दबोच लिया जाएगा बाय पुलिस। इतना समझ में आया। अब सिमिलरली मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक पुलिसमैन यहाँ पे खड़ा है और थीफ यहाँ पे खड़ा है, दिस इज द थीफ, एक है पुलिसमैन। अब पुलिस ने थीफ को देखा और मान लो कि दे बोथ, वो पुराने खिलाड़ी थे, जो पुलिस था वो पहले कोई थीफ था, अब वो क्या बन गया है, पुलिसमैन बन गया। अब पुलिस ने थीफ को देखा और थीफ ने पुलिस को देखा, दे स्टार्ट रनिंग टू ईच अदर, दे स्टार्ट रनिंग टू ईच अदर। अब पुलिस जो है वो इस साइड को दौड़ रहा है और थीफ है वो इस साइड को दौड़ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर। तो इसकी कितनी थी 15, इसका कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर जो फाइंड आउट करना चाहिए इनका टाइम, कितना टाइम लगेगा इन दोनों को भरत मिलाप करने में, तो आई कैन राइट फॉर द इनिशियल सेपरेशन इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय द 15 प्लस 10। अच्छा ये सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, ठीक है, ये इस साइड को जा रहा है तो इस साइड को जा रहा है। सो मैंने क्या बोला था, जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो वी विल टेक पॉजिटिव साइन इन द रिलेटिव स्पीड्स। इतना तो क्लियर है ना। वो दो जो पॉइंट है वो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना। उससे आपको कितनी क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ रिलेटिव स्पीड केस, सो हमें कौन से साइन लेने, क्योंकि उससे पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है मेरे पास 4 सेकंड, वहां पे आएगा 20 सेकंड। अब जिसको ये चीज नहीं पता होगी तो वो उसको कभी भी डील नहीं कर पाएगा। अच्छा 4 सेकंड है तो कितना डिस्टेंस कवर अप कर देगा, 5 इंटू 4, 15 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 4, राइट। ये कितना हो जाएगा, इट्स 60 मीटर। और ये कितना हो जाएगा 40। तो जैसे ही वो कहाँ पे पहुंचेगा, 40 मीटर की डिस्टेंस पे पहुंचेगा थीफ, और पुलिस पहुंचेगा 60 मीटर पे। अभी दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए और यहाँ पे इन्होंने एक्सचेंज कर दिया अपने पैसे, ठीक है। जो भी इसने चुराया था वो आधा आधा इसने एक्सचेंज कर दिया। तो ये क्या है, रियलिटी। इट्स रियलिटी, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हो। तो 4 सेकंड लिया, ठीक है। तो ये रिलेटिव स्पीड के दो कॉन्सेप्ट है, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर यूजिंग सब्ट्रैक्ट साइन एंड व्हेन वी आर यूजिंग एडिंग साइन, ठीक है। जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी तो हम दोनों ऐड कर देंगे, और व्हेन देयर विल बी द सेम डायरेक्शन वी विल सब्ट्रैक्ट इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन जहां पे क्या बोला है, it is been given to us कि a tiger is 50 leaps of its own behind a deer, ठीक है। The tiger takes 5 leaps per minute to the deer 4. If the tiger and the deer covers 8 meter and 5 meter per leap respectively, what distance in a meter will the tiger have to run before it catches the deer? तो बेसिकली हमें क्या बोला है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन अ डियर एंड अ टाइगर, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे टाइगर है और यहाँ पे क्या है, डियर है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। यहाँ पे बोला टाइगर इज 50 लीप्स ऑफ इट्स ओन, खुद के 50 लीप्स छलांग्स पीछे है, यानी ये डिस्टेंस कितना है 50 लीप्स, ठीक है। बिहाइंड अ डियर द टाइगर टेक्स 5 लीप्स पर मिनट। तो जो दिस इज अ टाइगर, आई कैन एड्रेस इट एज अ टाइगर, एंड दिस इज अ डियर, ठीक है। आई कैन एड्रेस इट एज अ डियर, दैट इज डी एंड दिस इज टी, ठीक है। द टाइगर इज taking, the tiger takes 5 leaps per minute, so I can say it take 5 leaps in a minute, ठीक है, per minute. It takes 5 leaps in a minute. छलांग, leaps means छलांग to the deer 4, 5 takes to the deer 4. Okay, it says कि deer की जो leap per minute है that is 4.
Okay, if the tiger and the deer covers 8 meter, अच्छा, the deer, okay, tiger covers 8 meter, okay, in a one leap, so it means 8 meter and 5 meter per respectively, multiply by 5 meter, right? 5 meter, what is the distance will the tiger have to run before it catches the deer? अच्छा, इसको कितना रन करना पड़ेगा before it catches the deer, ठीक है? तो बेसिकली क्या बोला है कि when we are talking about the 50, अच्छा, 50 leaps behind of its own means to 8 meter लेता है, ठीक है? So I can say this is 400, it's 400 meter. When we are talking about the, this is the 40 meter per minute, and this is the 20 meter per minute, the leaps. Okay, so the distance between them is 400. So I can say when we are talking about the distance is a 400, and what is the relative speeds? They are moving in the same direction. Okay, so what will the relative speed? That will be 40 minus 20. So basically it is 400 divided by 20, which is equals to 20 minutes, right? This is the distance ना, 14 meter, and this is the meter per minute. तो ये मिनट ऊपर चला गया, तो मिनट यहाँ से आ गया, ठीक है, divided by minute. So this is the time they are taking, So I can say when we have want to find the distance ना, so distance would be speed into time, ठीक है, speed of the tiger and the time. Speed of the tiger was 40 multiplied by 20 minutes, ठीक है, 20, ठीक है. What is the distance? Distance would be 800, ठीक है, 800 meter. This is the 40, so this is the meter per minute. This get cancel out and it will be 800. In the case of a डियर, अच्छा, डियर के केस में क्या है कि डियर का जो स्पीड है मल्टीप्लाई बाय द टाइम इज इक्वल्स टू कितनी है इसकी, दैट इज 20. सो 20 इंटू 20, तो आई कैन से 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है. सो हाउ मच डिस्टेंस टाइगर हैज टू मूव? इट इज 800 मीटर, और इसको कितना भागना पड़ेगा? 400 मीटर, ठीक है. टाइगर 800 मीटर तक भागेगा तब, और तब वो डियर को पकड़ लेगा, वरना वो क्या रहेगा? भूखा रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन, जो कि इजी क्वेश्चन था, हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं. इसमें क्या बोला है कि 50 छलांग पीछे है खुद से यहाँ पे देखो ना ध्यान से, ऑफ इट्स ओन बिहाइंड, और बोला है कि ना कवर करता है वो एक छलांग में, दैट इज 8 मीटर. सो दिस हैज टू बी मल्टीप्लाई विद 8 in order to find the we have to find the कितनी छलांगे पीछे है वो उससे, है ना. बेसिकली we have to find the distance. अब वो डिस्टेंस कितना था? दैट इज 800 and 400 मीटर, राइट. क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था ये तो.